आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के एक शार्क के बारे में। नहीं, ये वाले नहीं, बॉस ये मैं तेरा ना उतारता हूँ। दूसरे वाले जो हमेशा शो में आने वाले पिक्चर्स के आंकड़ों पर बारीक निगाह रखते हैं और जिनकी डील होती है खरी खरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेंसकार्ट वाले पीयूष बंसल की। कहीं इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के वैल्यूएशन और नंबर्स पर बारीक निगाह रखने वाले पीयूष अपनी कंपनी के लिए आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए लेंसकार्ट 7,278.02 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान लगा रहा है। इस बीच एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी कंपनी ने अपना वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, तो उन्होंने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि उनका काम कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में नहीं बल्कि इस बारे में सोचना है कि कैसे उनके ग्राहकों के लिए हर सौदा वैल्यू फॉर मनी बने। यदि आप भी लेंसकार्ट के आईपीओ में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस समय लेंसकार्ट की वैल्यूएशन क्या है, इसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है, क्यों कोई कंपनी अपना वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है और क्या यह गैर कानूनी है, इस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक। भारत की सबसे बड़ी आई वियर रिटेल कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस अपने बहुचर्चित आईपीओ से पहले सुर्खियों में है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने दावा किया कि उसने घाटे से मुनाफे की ओर बड़ी छलांग लगाई है। 6,652 करोड़ रुपए के राजस्व पर उसे 297 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ, जबकि पिछले वर्ष में कंपनी 10 करोड़ रुपए के घाटे में थी। पहली नज़र में यह उपलब्धि कंपनी को एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप से प्रॉफिटेबल कंज्यूमर टेक ब्रांड में बदलती दिखाती है, लेकिन जब इन आंकड़ों की गहराई में जाते हैं तो कहानी कुछ और नजर आती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुनाफे का बड़ा हिस्सा कंपनी के मुख्य ऑपरेशंस से नहीं बल्कि एक अकाउंटिंग रिवैल्यूएशन लेखांकन पुनर्मूल्यांकन से आया है, जो लेंसकार्ट की साल 2022 में जापानी कंपनी ऑनडेज इंक की खरीदारी से जुड़ा है। लेंसकार्ट के वित्तीय रिकॉर्ड के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025 में कंपनी को 167 करोड़ का FVTPL गेन यानी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस मिला। यह लाभ ऑन डेज डील से जुड़े स्थगित भुगतान डिफर्टेड कंसिडरेशन की रिवैल्यूएशन से आया। साधारण भाषा में समझें तो अगर कंपनी की देनदारी लायबिलिटी का अनुमानित मूल्य घट जाता है तो अकाउंटिंग नियमों के तहत वह गिरावट मुनाफे के रूप में दर्ज की जाती है, भले ही कंपनी के पास असल में कोई नकद रकम नहीं आई हो। विश्लेषकों का कहना है कि ऑन डेज डील से जुड़ा भुगतान मूल्य घटने पर कंपनी ने उसे गेन के रूप में दिखाया और यही आंकड़ा साल 2025 के शुद्ध लाभ को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार आकाश पोद्दीशेट्टी ने इस बारे में बोनांजा पोर्टफोलियो के रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी से बात की। उन्होंने कहा कि एक मुश्त अकाउंटिंग गेन, वन टाइम गेन को हटा दिया जाए तो कंपनी का वास्तविक शुद्ध मुनाफा करीब 130 करोड़ बैठता है, यानी लगभग 1.9% का नेट मार्जिन, जो रिपोर्टेड आंकड़े से काफी कम है। इस समायोजित लाभ के आधार पर आईपीओ के ऊपरी प्राइस बैंड यानी 402 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी का पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 535 गुना निकलता है, जो वैश्विक और घरेलू रिटेल कंपनियों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। यहीं पर जल्दी में समझ लेते हैं कि पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। पीई रेशियो का अर्थ है कोई निवेशक 1 रुपए लाभ के बदले में कितना निवेश करने को तैयार है। लेंसकार्ट के खातों को देखकर पता चलता है कि यह अनुमान 200 से 535 गुना के बीच बैठता है। अभिनव तिवारी ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा कि निवेशकों से एक रिटेल बिजनेस के लिए उतनी रकम मांगी जा रही है जितनी आमतौर पर किसी हाई ग्रोथ टेक कंपनी के लिए दी जाती है।
इसी बीच एक और बात देखने को मिलती है कि लेंसकार्ट के प्रमोटर्स इसके शेयर बेच रहे हैं। इसके संकेत क्या है? आईपीओ डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक लेंसकार्ट के प्रमोटर्स और शुरुआती निवेशक 1100 करोड़ के शेयर ऑफर फॉर सेल OFS के जरिए बेच रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम लंबी अवधि के भरोसे की बजाय ऊंचे वैल्यूएशन का फायदा उठाने की रणनीति जैसा दिखता है। यह संकेत देता है कि प्रमोटर्स मौजूदा ऊंचे प्राइस लेवल पर कैश आउट करना चाह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि लेंसकार्ट का असली बिजनेस कितना मजबूत है। सवालों के बावजूद यह कहने से परहेज नहीं करना चाहिए कि लेंसकार्ट का बिजनेस मॉडल और वितरण नेटवर्क मजबूत माना जाता है। कंपनी के पास 2500 से अधिक स्टोर्स, 70% ग्रोथ मार्जिन और एक हाइब्रिड ओमनी लेवल मॉडल है जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग और ऑफलाइन फिटिंग को एक साथ जोड़ता है। लेकिन मुनाफे की दर अब भी सीमित है। जून 2025 की तिमाही में कंपनी ने 1940 करोड़ रुपए के राजस्व पर 61 करोड़ का लाभ दर्ज किया, जिनमें से 5.5 करोड़ एक और अकाउंटिंग गेन से आया। इस गेन को घटा कर देखें तो वास्तविक नेट मार्जिन 3% से भी कम रहता है। आईपीओ से पहले की रणनीति और इसको लेकर निवेशकों का दृष्टिकोण क्या कहता है? लेंसकार्ट की वैल्यूएशन फिलहाल करीब 70,000 करोड़ US डॉलर में $8 बिलियन आंकी गई है, जो न सिर्फ भारतीय बल्कि वैश्विक रिटेल कंपनियों में भी काफ़ी ऊंची है। इसके बावजूद कंपनी का दावा है कि भारत का आईवीआर मार्केट आने वाले वर्षों में 3 गुना बढ़ेगा और युवा उपभोक्ताओं के बीच फैशन और स्क्रीन यूज इसे गति देंगे। इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए अरिहंत कैपिटल के अभिषेक जैन ने कहा कि लेंसकार्ट ने भारत में एक मजबूत ब्रांड मोट बना लिया है। लंबी अवधि में यह ग्रोथ बरकरार रह सकती है, लेकिन मौजूदा वैल्यूएशन में यह भविष्य पहले से ही प्राइस्ड इन है। वैश्विक तुलना में देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती। लेंसकार्ट की वैल्यूएशन करीब 70,000 करोड़ यानी $8 अरब आंकी गई है, जो उसकी आमदनी के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा है। उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 200 से 535 गुना के बीच बैठता है, जो किसी भी मानक पर बेहद ऊंचा है। इसके मुकाबले भारत की ही कंपनी टाइटन आई प्लस का राजस्व गुणांक सिर्फ 3 से 4 गुना है और उसका पी रेशियो भी करीब 70 गुना तक सीमित है। वहीं वैश्विक दिग्गज एसिलोरेक्टिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी आईवीआर कंपनी है, उसका रेशियो सिर्फ 30 से 35 गुना के आसपास है। यानी साफ है लेंसकार्ट का वैल्यूएशन न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के रिटेल सॉफ्टवेयर के औसत से कई गुना ज़्यादा है। यही वजह है कि निवेशकों के बीच अब यह सवाल उठ रहा है कि कहीं कंपनी का यह वैल्यूएशन हकीकत से ज़्यादा उम्मीदों पर तो नहीं टिका है। आईपीओ से ठीक पहले लेंसकार्ट के वित्तीय परिणाम निवेशकों को आकर्षित करने के लिहाज से बेहद चमकदार है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि इसमें एक हिस्सा ऑप्टिक्स यानी दिखावे का भी शामिल है। कंपनी का मॉडल और ब्रांड ताकतवर है, मगर उसके वास्तविक लाभ, लागत नियंत्रण और वैल्यूएशन के बीच का फासला यह संकेत देता है कि निवेशकों को आईपीओ में सतर्क होकर कदम रखना चाहिए। इस पूरे विवाद पर लेंसकार्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया? लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीयूष बंसल ने अपनी कंपनी के ऊंचे वैल्यूएशन पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा से ग्राहकों को अधिकतम मूल्य देना रही है, न कि बाजार में अपने वैल्यूएशन को सही ठहराना। बंसल के अनुसार एक उद्यमी का असली काम यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक को सबसे अच्छी क्वालिटी के चश्मे सबसे कम कीमत पर मिले। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ग्राहकों के लिए वैल्यू को जस्टिफाई कर रहा हूं। हर दिन यह सोचते हैं कि कैसे बेहतरीन गुणवत्ता को और किफ़ायती बनाया जाए, यही हमारा असली काम है। बंसल ने यह भी कहा कि वैल्यूएशन तय करना उनका नहीं बल्कि सलाहकारों और संस्थागत निवेशकों का काम है। उन्होंने कहा
कि वैल्यूएशन ऐसी चीज़ है जिसे मैं समझता हूँ यह विशेषज्ञों और सलाहकारों द्वारा तय किया जाता है। एक उद्यमी के तौर पर हमारा काम वैल्यूएशन तय करना नहीं बल्कि ग्राहकों के लिए सच्ची वैल्यू बनाना है। उन्होंने जोड़ा कि लेंसकार्ट लगातार किफ़ायत और पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। बंसल ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर ग्राहक को उसके पैसे का पूरा मूल्य मिले। कोटक महिंद्रा के कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर जयशंकर वेंकट रमन, जो लेंसकार्ट के आईपीओ के सलाहकार हैं, ने भी बंसल की बात का समर्थन किया और उसी कार्यक्रम में कहा कि कंपनी का वैल्यूएशन किसी एकतरफा दावे पर नहीं बल्कि विस्तृत वित्तीय मूल्यांकन और निवेशकों के भरोसे पर आधारित है। वेंकट रमन ने कहा, बाजार को इस हफ्ते के अंत तक एंकर निवेशकों की सूची का इंतजार करना चाहिए। इसमें देश विदेश के प्रमुख DII और FII निवेशक भाग ले रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि संस्थागत निवेशकों को कंपनी के ग्रोथ मॉडल पर भरोसा है। उन्होंने आगे कहा, कंज्यूमर टेक कंपनियों के मामले में निवेशक उनकी ग्रोथ हिस्ट्री और ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हैं। लेंसकार्ट ने भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी से विस्तार किया है और अपने बिजनेस मॉडल में मजबूत ऑपरेटिंग एफिशिएंसी दिखाई है। वेंकट रमन ने स्पष्ट किया कि भारत में कंज्यूमर टेक्नोलॉजी और रिटेल सेक्टर की कंपनियों के वैल्यूएशन अब उनके लिस्टेड पीयर्स से तुलना करके तय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्थागत निवेशक इस तरह के बिजनेस को समझने और उसका आकलन करने में अधिक सक्षम हैं। उन्होंने पहले से ही उन तेजी से बढ़ती कंज्यूमर कंपनियों को ध्यान में रखा है जो पहले से ही मजबूत वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। अंत में वेंकट रमन ने कहा कि लेंसकार्ट का वैल्यूएशन किसी एक व्यक्ति या कंपनी के दावे पर आधारित नहीं है, बल्कि यह संस्थागत निवेशकों और विशेषज्ञ सलाहकारों के साथ हुई व्यापक चर्चा और गहन विचार विमर्श का परिणाम है। यह तो हो गई बात लेंसकार्ट की, लेकिन सवाल उठता है कि कंपनियां ऊंचा वैल्यूएशन क्यों दिखाती हैं। कई बार कंपनियां जानबूझकर या रणनीतिक रूप से अपना वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं ताकि बाजार में उनकी स्थिति मजबूत दिखे। इसका सीधा सा उद्देश्य होता है नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। जब वैल्यूएशन बड़ा दिखता है तो निवेशक को लगता है कि यह ग्रोथ स्टोरी मजबूत है। इससे आईपीओ या फंडिंग राउंड में ज़्यादा पैसा जुटाना आसान हो जाता है। यह ब्रांड की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। ऊंची वैल्यूएशन कंपनी को मीडिया, बाजार और उपभोक्ता के बीच सफल ब्रांड की छवि देती है। शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स को भी लगता है कि लाभ मिलेगा। यदि प्रमोटर्स के पास कंपनी के शेयर हैं तो ऊंची वैल्यूएशन का मतलब है कि उनकी हिस्सेदारी का मूल्य भी तेजी से बढ़ता है। भविष्य के अधिग्रहण और विस्तार में फायदा मिलता है। बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनियों को नए अधिग्रहण या अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में बेहतर सौदेबाजी की ताकत मिलती है। तो कुल मिलाकर लेंसकार्ट के वैल्यूएशन पर सवाल उठ रहे हैं और निवेशकों को आईपीओ में निवेश करने से पहले इन सवालों की ठीक से जांच कर लेनी चाहिए। इस मुद्दे पर हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।